Good evening students, my name is Vijay Gupta and you are watching biology classes। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर आप चैप्टर वाइज हमें पढ़ाइए। तो 11th के जो स्टूडेंट्स हमारे हैं ये उनके लिए गुड न्यूज़ है कि सबसे पहले जो चैप्टर वाइज मैंने स्टार्टिंग किया है वो 11th क्लास से स्टार्ट किया है। तो जो हमारे 11th के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं कि जो हमारी बायोलॉजी की बुक है 11th में, वहाँ पर हमने यूनिट के हिसाब से चैप्टर वाइज आपके लिए लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की पहले चैप्टर की। और आप सबको पता होगा कि जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत या सजीव जगत आप कह सकते हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं चैप्टर को शुरू करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि पहला क्वेश्चन सबके माइंड में यही होता है कि व्हाट इज़ लिविंग, ये सजीव होते क्या हैं। तो आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा एनिमल, कोई भी ऐसा प्लांट जिसके अंदर जीवन के लक्षण पाए जाए उसे हम सजीव कह सकते हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जिसके अंदर लिविंग कैरेक्टर्स होंगे उसे हम लिविंग कह सकते हैं। अब एक डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर बताई गई है कि एनी ऑर्गेनिज्म दैट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नोन एज लिविंग। कोई भी ऐसा जीव, एनी ऑर्गेनिज्म दैट शोज, जो प्रदर्शित करता है द कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण किसके, ऑफ लाइफ, जीवन के, उसे हम लिविंग या सजीव कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में बात करूं तो जिनके अंदर सजीवों के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें हम लिविंग कह सकते हैं, या जिनके अंदर जीवन के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें हम लिविंग कह सकते हैं। तो लिविंग क्या होते हैं ये आपने समझ लिया। हम अपने आसपास कई तरह की वस्तुओं को देखते हैं, लाइक हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो लिविंग हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें देखते हैं जो नॉन लिविंग है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें किसी एनिमल की, लाइक हमने एक लॉयन देखा, तो लॉयन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो लक्षण होंगे, वो कौन से होंगे, लिविंग वाले होंगे। तो हम उसे क्या कहेंगे, ये लिविंग है, सजीव है। इसी तरीके से मान लीजिए हमने कोई स्टोन, पत्थर का टुकड़ा, कोई कोयला, कुछ भी देखा, तो अगर हम उसे देखते हैं तो उसके अंदर कोई भी हमें लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिख रहा है तो मीन्स वो क्या है, वो नॉन लिविंग है। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे आगे जाकर लिविंग और नॉन लिविंग्स की। फिलहाल लिविंग क्या है ये आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ के कैरेक्टर हों, जीवन के लक्षण हों, उसे हम लिविंग कहेंगे। एनी ऑर्गेनिज्म दैट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नोन एज लिविंग। अब बात आती है कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग्स में होते हैं या होने चाहिए। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने बात की है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग की। तो इस वीडियो में मैं 1 बाय 1 आपको सारे कैरेक्टर्स या कह लें जो खास कैरेक्टर्स हैं लिविंग्स के, सजीवों के, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। 1 बाय 1 मैं सारे हेडिंग्स को आप डिस्क्राइब करूंगा आपके लिए। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में, मान लीजिए कि सजीवों के क्या लक्षण हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, तो आपको ये यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैं क्लियर करूँगा ये सभी आप इजीली समझ पाओगे और इनको एग्जाम में इजीली आप लिख पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा उसको देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई बच्चा इसकी हिंदी लिखना चाहता है तो होगा जीव द्रव्य और कोशिकीय संरचना या कोशिकीय संगठन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जितने भी लिविंग होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बनी होती है सेल से, यानी कि कोशिकाओं से। तो बॉडी का जो लेवल हो गया वो कैसा हो गया, सेलुलर, कोशिकीय स्तर है शरीर का। जैसे आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपसे कहा कि ये है कोई सेल। ओके, अब ये जो सेल होती है, जब बहुत सारी सेल्स ग्रुप बनाती हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो ये मैंने कई सारी सेल्स बना दी और इनके ग्रुप को हमने क्या कह दिया, टिश्यू कह दिया। अब जो टिश्यूज़ होते हैं वो जब मिलने लगते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि ये एक ऑर्गन है, आप सबको पता है, ये हमारा हार्ट जैसा लग रहा है आपको, मैंने रफली ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बन गए, ऑर्गन्स बन गए। अब जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है, अंग तंत्र। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। और जब ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो क्या बन जाती है, बन जाती है पूरी हमारी बॉडी। तो सबसे बेसिक चीज़ हमारी बॉडी में क्या आ गई, सेल, सेल का ग्रुप टिश्यू, टिश्यूज़ का ग्रुप ऑर्गन,
ऑर्गन्स का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो जितने भी लिविंग होंगे उनकी बॉडी सेल्स से बनी होगी, यानी उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। दूसरी बात, सेल्स के अंदर जो लिक्विड भरा होगा दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य कहते हैं उसको हम। तो आपको बता दूं कि पहला कैरेक्टर लिविंग का आपने क्या जाना कि जितने भी लिविंग हैं उनका जो बॉडी है वो सेल्स से बनी होगी, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा बॉडी का, और उनकी सेल्स में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। अब आपको पता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है, उसमें कई तरह के सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। इनको हम आगे सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आपने नाम सुने होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गाल्जी बॉडीज़ हैं, तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो यहाँ होंगे। तो ये सारे कैरेक्टर किस में हैं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इनमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है और इनकी बॉडी सेल्स से बनी होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, डेफिनेट शेप एंड साइज। देखिए, जितने भी लिविंग हैं उनकी बॉडी का एक शेप है, एक साइज है, एक स्ट्रक्चर है। आइए समझते हैं कैसे। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ थोड़ी देर के लिए कि सपोज करिए बच्चों, मैंने आपसे कहा कि आप अपने इमेजिनेशन करिए अपने दिमाग में किसी एलिफेंट की, हाथी की। तो आपने इमेजिनेशन कर लिया कि हाथी कैसा होता है, ओके। और जिसने भी देखा होगा वो एक जैसा इमेजिनेशन करेगा, क्योंकि एलिफेंट वैसा ही होता है। मैंने आपसे कहा कि काऊ को इमेजिन करिए, तो आपने काऊ को इमेजिन कर लिया, वो भी लगभग सबकी एक जैसी होगी। लेकिन ये सारे लिविंग हैं। अगर मैं आपसे नॉन लिविंग्स की इमेजिनेशन कहूँ, सपोज करिए मैं आपसे कहूँ स्टोन, पत्थर, तो आप में से कुछ बच्चे इतना बड़ा पत्थर इमेजिन करेंगे, कुछ इतना बड़ा, और कुछ इतना बड़ा इमेजिन कर सकते हैं, कुछ और भी बड़ा इमेजिन कर सकते हैं। तो नॉन लिविंग की बॉडी का कोई भी शेप और साइज निश्चित नहीं है, स्ट्रक्चर निश्चित नहीं है, इसलिए हम उसे इमेजिनेशन भी एग्जैक्टली नहीं कर सकते। लेकिन लिविंग्स में हम एग्जैक्ट सभी लोग एक जैसा इमेजिन करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर शेप, साइज, स्ट्रक्चर, उनका आकार, उनकी आकृति, उनकी संरचना सब कुछ एक जैसी होती है। तो आई होप ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि जितने भी लिविंग होंगे, ऑल द लिविंग हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर ऑल्सो। सभी लिविंग्स में एक निश्चित आकार, आकृति और संरचना होती है। ओके, 2 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या कहेगा, थर्ड पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। अब पहले तो आपको ये टर्म समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। हिंदी में इससे हम कहते हैं उपापचय, उपापचय। अब इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन्हें हम उपापचय कहते हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, उपापचय। अब ये 2 टाइप का होता है, पहला है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको भी बहुत सिंपली समझ लेते हैं। अगर कोई रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर ऐसी हो रही है जिससे हमारी बॉडी के अंदर कोई पदार्थ बन रहा है, ओके, तो उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म, ओके। और अगर ऐसी कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें हमारे शरीर से कोई पदार्थ विघटित हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। आइए इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है न्यूट्रिशन, ओके। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं चलिए छोटा सा लिख देता हूँ, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण। हम लोग फूड खाते हैं, फूड से क्या मिलता है, हमें न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ पदार्थ बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो रहा है, प्रोटीन इकट्ठा हो रहा है, सारा कुछ मेंटेन हो रहा है। तो न्यूट्रिशन में हमारी बॉडी को कुछ मिला, तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएंगी, एनाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म। और दूसरी तरफ मान लीजिए हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, हमने कहा हम एक प्रक्रिया करते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब श्वसन। तो रेस्पायरेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, विघटित हो जाता है और एनर्जी बनती है। तो कुछ कम हो रहा है, कुछ विघटित हो रहा है, तो ये प्रक्रिया कैसी होगी, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो आप याद कर लें, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, न्यूट्रिशन, और कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, रेस्पिरेशन। वे क्रियाएं जिनमें हमारे शरीर में कोई पदार्थ बनेगा वो एनाबॉलिक क्रियाएं या एनाबॉलिज्म कहलाएगा, और वे क्रियाएं जिनमें हमारे शरीर से कोई पदार्थ विघटित होगा उसे हम कैटाबॉलिज्म
या फिर कैटाबोलिक क्रियाएं कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, और दोनों को मिला के क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। तो जितने भी लिविंग होंगे उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। अब देखिए जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, उनकी बॉडी में ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं, यानी मेटाबॉलिज्म उनका होता है। लेकिन जितने भी नॉन लिविंग हैं, मैंने अभी कई एग्जांपल्स दिए आपको, जैसे मैंने कहा ईंट का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, कोयला, कुछ भी आपने ले लिया, जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं तो इनके अंदर किसी भी तरह की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बता दिए गए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 कैरेक्टर्स की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे अगले कैरेक्टर की, और वो क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि। मीन्स द इंक्रीजमेंट ऑफ मास एंड साइज इज नोन एज ग्रोथ। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में उसके आकार में वृद्धि हो रही है, मतलब अगर वो बड़ा हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ। चलिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपसे कहा कि जब हम लोग 2 साल के थे तो हमारे हाथ का साइज ये था, ओके। और अब हम आ गए हैं 11th क्लास में, हम बड़े हो गए हैं, तो हमारे हाथ का साइज कितना हो गया है, ये हो गया है। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो हमारे हाथ के साइज में, ये क्या है, ग्रोथ है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है अगर वो लिविंग है तो लिविंग का अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे वो पौधे हों या वो जंतु हों, उनमें ग्रोथ पाई जाएगी, वृद्धि पाई जाएगी। और आपको बता दूं कि ये जो होती है परमानेंट होती है, मतलब अगर एक बार ये हाथ का साइज़ बढ़कर इतना हो गया तो वापस ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ग्रोथ हमेशा परमानेंट होती है। हम छोटे से लेकर बड़े तक ग्रोथ करते रहते हैं और ये ग्रोथ हमारी परमानेंट है। तो ग्रोथ क्या होती है आपने समझ लिया, किसी भी जीवधारी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने आकार में वृद्धि करना क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने अगला पॉइंट भी आपको क्लियर कर दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में जो ग्रोथ वाली बात है ये आपको क्लियर हो गई होगी कि जितने भी लिविंग होंगे वो ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जनन। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लाइक जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज करें मैंने कहा कि ये एक डक है, ओके। अब ये जो डक होगी ऑब्वियसली ये क्या करेगी, ये रिप्रोडक्शन करेगी, और रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसके छोटे छोटे से बच्चे उत्पन्न होंगे, आप देख सकते हो। तो ये जो डक है इसने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया। और आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, अगर वो अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना चाहते हैं, मतलब अगर वो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब ये रिप्रोडक्शन क्या है, हिंदी में इसे हम जनन कह रहे हैं। बहुत ही सिंपली भाषा अगर मैं बताऊं तो क्या होगा कि किसी भी जीवधारी के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। Reproduction is a process by which an organism give birth to their young ones. रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो चाहेंगे कि पृथ्वी पर उनका वंश बना रहे तो वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को ज़रूर करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एनी ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस। ऐसी प्रक्रिया जिसमें वे अपने समान बच्चे उत्पन्न करेंगे उसे हम जनन कहेंगे। तो ये प्रक्रिया रिप्रोडक्शन की केवल और केवल कहाँ होती है, लिविंग्स में होती है। नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं होती। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। ये किसका कैरेक्टर है, नॉन लिविंग का है। अब मान लीजिए आपने कोई स्टोन, पत्थर का टुकड़ा जो कि नॉन लिविंग होता है, रख दीजिए। आप 10 साल रखा रहने दीजिए, उसे 20 साल रखा रहने दीजिए, लेकिन वो एक पत्थर से 4 नहीं हो जाएंगे, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि रिप्रोडक्शन करना किसका कैरेक्टर है, सिर्फ लिविंग का है। नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, तो रिप्रोडक्शन के बाद अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की, जो कि है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन को हिंदी में हम कहते हैं अनुकूलन। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन या अनुकूलन ये है कि कोई भी जीवधारी, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस माहौल में रहता है, जिस जगह पर रहता है, वो अपने आप को उस जगह के हिसाब से ढाल लेता है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। तो एडाप्टेशन का मतलब हुआ कि किसी भी जीवधारी के द्वारा स्वयं को वातावरण के अनुसार ढाल लेने की क्षमता अनुकूलन कहलाती है।
Adaptation is a capability of an organism. Adaptation is a capability of an organism to adjust themselves according to their environment. अपने आप को अपने वातावरण के हिसाब से ढाल लेना क्या कहलाएगा? एडाप्टेशन कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, सपोज करें कि कोई बर्ड है। अब आप बताइए कि जो बर्ड होती हैं वो आसमान में उड़ती हैं, तो उसके लिए उनके पास क्या है? विंग्स पाए जा रहे हैं। और अगर ये विंग्स ना हो, अगर ये विंग्स ना हो तो क्या ये बर्ड आसमान में उड़ पाएगी? कभी कभी नहीं उड़ सकती। तो विंग्स का पाया जाना क्या है? एक तरीके का एडाप्टेशन है, एरियल एडाप्टेशन, वायवीय अनुकूलन, जिसकी वजह से ये हवा में उड़ पाती है और हवा का जीवन, वायवीय जीवन, ये एरियल लाइफ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाती है, अडॉप्ट कर पाती है। तो इसके पास, इस बर्ड के पास क्या एडाप्टेशन है कि इसके पास विंग्स पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये फ्लाइट कर पा रही है। तो ये एडाप्टेशन हो गया। ये सिर्फ लिविंग्स में होता है, नॉन लिविंग में एडाप्टेशन नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पर अगला जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ फिशेस का। सपोज करें कोई फिश है, ओके, लाइक हमने आपसे कहा कि ये एक फिश है, मैं रफली ड्रॉ किए दे रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो ये जो फिश होती है, इस फिश के पास एक चीज़ तो ये है जिनको हम फिन्स कह रहे हैं, पंख, जिनसे ये तैर पा रही है। और आपको बता दूं कि इस फिश के पास एक और स्पेशल चीज़ है। अगर हम इस एरिया को हटा दें, यहाँ से ओपरकुलम को हटा दें, तो हमें अंदर मिलेंगी गिल्स। फिश के पास यहाँ पर क्या पाई जा रही हैं? गिल्स पाई जा रही हैं। आपको बता दूं कि ये जो गिल्स होती हैं, जिन्हें हिंदी में हम गलफड़े कहते हैं, इन्हीं की वजह से ये फिशेस पानी के अंदर सांस ले पाती हैं, रेस्पिरेशन कर पाती हैं, ब्रीदिंग कर पाती हैं। तो एक तरीके से हम कहें फिशेस में गिल्स का पाया जाना क्या है? इनका एडाप्टेशन है। तो कोई भी एनिमल, जैसे ये पानी में रहने के लिए अडॉप्ट हो चुकी हैं क्योंकि इनके पास क्या हैं? गिल्स हैं। ये हवा में रहने के लिए अडॉप्ट है क्योंकि इनके पास क्या है? विंग्स हैं। तो आपको पता हो गया होगा कि किसी भी एनिमल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर जरूर होती है जो उसे उसके एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर वो रह रहा है, उसके लायक बनाती है। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ये उसका एडाप्टेशन है। तो एडाप्टेशन का मतलब क्लियर हो गया होगा आपको। किसी भी जीवधारी के द्वारा अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता एडाप्टेशन या अनुकूलन कहलाती है। जैसे बर्ड्स में विंग्स का पाया जाना, फिशेज में गिल्स का पाया जाना, ये इनके एडाप्टेशन है जिनकी वजह से ये इस पृथ्वी पर जीवित हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लास्ट पॉइंट की। ये क्या है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन हिंदी में कहें तो गति एवं गमन। अब ये क्या होता है, आइए जानते हैं इसको। मूवमेंट क्या है? सपोज करिए मैं अपने हाथ को इस तरीके से मूव कर रहा हूँ बार बार एक ही जगह पर, तो इट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। लेकिन अगर मैं अपनी पूरी बॉडी को यहाँ से थोड़ी दूर पर ले जाऊँ तो ये क्या है? लोकोमोशन। मतलब क्या हुआ कि एक ही जगह पर अगर हम किसी चीज़ को घुमा रहे हैं, लाइक नेक को इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये गति है। लेकिन अगर पूरी बॉडी जगह बदल दे, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाए, तो ये क्या है? गमन है, यानी कि लोकोमोशन है। तो एक जगह पर मूवमेंट क्या हो गया? गति या मूवमेंट कह लिया आपने उसे। और चलकर कहीं दूसरी जगह पर पहुँच जाए ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या हो जाएगा? मूवमेंट, और सॉरी, इसे क्या कहेंगे हम? लोकोमोशन। तो मूवमेंट और लोकोमोशन जो होता है वो केवल लिविंग्स में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। अब यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं कि प्लांट्स तो लिविंग हैं, उनमें तो मूवमेंट और लोकोमोशन नहीं होता। तो आपको बता दूं कि प्लांट्स में लोकोमोशन तो नहीं होता, ये तो सच है, लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट होती है। अब ये मूवमेंट कैसे करते हैं? कई बार आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे छुई मुई है, जिसे इंग्लिश में आप टच मी नॉट कहते हो, तो उसको छूने पर वो मुरझा जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की गति है जिसको सिस्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं, कंपानुकुंचन गति। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लें कि प्लांट्स में मूवमेंट होती हैं बट उनमें लोकोमोशन नहीं होता। लेकिन प्लांट लिविंग है क्योंकि बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर लिविंग वाले पाए जा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी कैरेक्टर्स मैंने आपको लिविंग के बताए हैं इस लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के डिफरेंसेस की, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर में हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे अगले लेक्चर्स में कवर हो जाएं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग 11th के सारे चैप्टर्स को कवर कर पाएँ। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसका जो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। और आपको बता दूँ कि इसके बाद बहुत जल्द ही मैं आपका दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा
इसी क्लास 11th का। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का कि वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूज़न है आप बिल्कुल मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उनका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।